if you were not able to clear NDA 1 2026, so this video is for you. So hi everyone, welcome back to my channel and आज का वीडियो रहेगा NDA प्रिपरेशन के ऊपर और इस वीडियो में I'll be discussing what is NDA exam, how you can prepare for NDA exam, basically all the resources and complete a roadmap to follow. Third, it will be how to give mock exams and how to maintain a mistake book for your exam. Fourth हो जाएगा what are the common mistakes a student do एंड ऑल्सो रियल एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस. और फिफ्थ वन आपका हो जाएगा वाई NDSSB इज ऑल्सो नोन एज द बेस्ट SSB. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. First, let us discuss about what is NDA exam. NDA stands for National Defense Academy. तो NDA के एग्जाम में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप तीनों विंग में सर्व कर सकते हैं. तो वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, देयर इज ओनली वन टेस्ट यू नीड टू क्लियर एंड आप फिल कर सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी 1, 2, 3 क्या होंगी. एंड सपोज आप एयरफोर्स 1 रखते हो, नेवी 2nd रखते हो, आर्मी 3rd रखते हो, तो बेसिकली आप अगर मेडिकल आउट होते हो एयरफोर्स में तो आप सीधा नेवी में आ सकते हो, अगर नेवी में आउट होते हो तो सीधा आर्मी में आ सकते हो. बट बाकी एंट्रीज में ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं होता है. आप जिस विंग के लिए जा रहे हो उस विंग में अगर आप आउट होते हो तो आपका करियर खत्म हो जाता है, तो आपको वापस से री अटेम्प्ट करना पड़ता है. बट इन दिस अटेम्प्ट दिस विल गिव यू द एडवांटेज ऑफ गोइंग इन एनी ऑफ द विंग्स. एंड ऑल्सो जब आप ये एग्जाम को क्लियर करके अकेडमी जाते हो, वहां से पास आउट होते हो, तो आपको परमानेंट कमीशन मिल जाती है. दैट मीन्स आप शॉर्ट कमीशन नहीं हो, आपको आफ्टर 14 ईयर्स फौज को नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप पूरा अपने टेन्योर तक सर्व कर सकते हो इन दी फोर्सेस. नाउ एनडीए का पैटर्न आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो आप पैटर्न देख सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना टाइम मिलता है इन एवरी सेक्शंस. नाउ द सिलेबस रिमेन्स द सेम. जो आपका 11th एंड 12th का सिलेबस रहता है वही इस एग्जाम में आता है. एंड इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम टू क्लियर, बट डेफिनेटली आपको थोड़े क्वालिटीज़ एंड थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लियर द UPSC NDA एग्जामिनेशन. बिकॉज ऑब्वियसली इसको UPSC बना रहा है तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. तो बेसिकली कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 3 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. पहला होगा आपका थ्योरी. आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी फॉर द एग्जाम. सेकेंड हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको गो थ्रू करना पड़ेगा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम. अगर आपको एग्जाम का पता ही नहीं है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सा स्टाइल से पूछते हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे यार. तो तीसरा हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस. वंस आपकी थ्योरी कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, तब आप मॉक एग्जाम दे सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो. तो ये 3 चीज़ रहती है टू क्लियर एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, जैसे CDS जर्नी हो गया, या बाकी भी और चैनल्स हैं जो आपको ये प्रिपरेशन करवाते हैं. तो आपको बेसिकली अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस की. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ गो थ्रू द थ्योरी बुक्स, बिकॉज आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो यूट्यूबर्स जो आपको ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं वो खुद एक टाइम पे एस्पिरेंट्स थे और वो खुद एक टाइम पे पढ़ते थे. तो उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन करी है? बेसिकली उन्होंने थ्योरी बुक से करी है. तो जो भी उन्होंने थ्योरी बुक से सीखा है वो आपको अब वो अपने वे से समझाना चाह रहे हैं. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. टू इंक्रीज योर क्लैरिटी यू शुड वॉच वीडियोज़, बट अगर आपको इन डेप्थ उसको रिटेंशन करना है जो भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको वो थ्योरी बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने रिसोर्सेज फॉलो करे हैं, जो आपको आज पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ तो दम होगा. तो बेसिकली आपको ऑनलाइन वीडियोस देखने हैं एंड जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको वो बुक से भी एक बार वो जो भी पोर्शन आपने कवर करा है वो गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी आपकी कंप्लीट लर्निंग हो पाएगी इन द थ्योरी पार्ट. UPSC ने आइडेंटिफाई करा है कि जो भी कोचिंग अकेडमीज है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल देती थी और उनको बेसिकली रटवा देती थी व्हाट ऑल द क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं और जो लैंग्वेज ऑफ द पेपर है. तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ना बहुत ही ज़्यादा ईजी फील हो रहा था ड्यूरिंग द टेस्ट. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, UPSC ने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई करी है कि एक गाँव के बच्चे के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम क्लियर करना, बिकॉज उसको एक राइट गाइडेंस नहीं है और वो जितना भी पढ़ रहा है वो इक्वल नहीं है कोचिंग वाले से. तो उन्होंने एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड करना चालू कर दिया है इन दी एग्जामिनेशन. तो बेसिकली वो पोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऊपर नीचे करेंगे, कभी साइंस का बढ़ाएंगे, कभी पॉलिटी का बढ़ा देंगे, कभी करंट अफेयर्स 2 साल पहले का पूछ लेंगे. तो इससे क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी वो पैदा कर रहे हैं इन दी एग्जाम, विच विल रियली हेल्प
एक गांव के बच्चे को और एक कोचिंग वाले बच्चे को दोनों को इक्वल लेवल पे लाने के लिए। तो वो सरप्राइज एलिमेंट अब आ चुका है। तो आप यू नीड टू मेक श्योर कि आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दी एनडीए एग्जाम। अब वो टाइम चला चला जा चुका है जिसमें सिर्फ इंग्लिश और साइंस करके बच्चा पेपर निकाल लेता था। वो टाइम जा चुका है। आपको हर पोर्शन का अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो हर चैप्टर के आने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्लियर दी एग्जामिनेशन। नाउ थर्ड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है मॉक टेस्ट। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशंस होते हैं, बट मैंने पर्सनली टेक्स्ट बुक मैं यूज़ करता था। तो बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक में एक मॉक अटेम्प्ट करते हो, उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, आपको चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है तो आप सिर्फ इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ मैथ्स देना है, आप मैथ्स, सिर्फ साइंस। एंड उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं जिसमें आप पूरा पेपर इन अ वन गो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें एडवांटेजेस रहती हैं इन द टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन। एक और चीज़ होती है कि जब आप सपोज एक मॉक एग्जाम दे रहे हो फुल टेस्ट, तो बेसिकली फुल टेस्ट में आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम मिलेगा। आप जब वो टेस्ट दे रहे हो तो आप टाइम बाउंडेड हो, तो ये एक रियल टेस्ट की फीलिंग देता है आपको। और आप जब मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हो, आपकी 50% आपका काम पूरा हुआ है, 50% अभी पेंडिंग है, और वो है एनालिसिस। आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है। बेसिकली आपको देखना है कि अगर एक क्वेश्चन मैथ्स का आया है तो वो मैंने अगर 60 सेकेंड्स में करा है तो ऊपर दिख रहा होता है कि बाकी लोगों ने कितने सेकेंड्स में करा है। और अगर वो 30 सेकेंड्स है, 40 सेकेंड्स है, दैट मीन्स आप कुछ तो लंबा मेथड कर रहे हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। तो आप ये भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो कि मैं कौन से वे से सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी बच्चे कौन सा वे कर रहे हैं, क्योंकि नीचे एक सॉल्यूशन दिया रहता है, उसमें शॉर्ट ट्रिक एंड लॉन्ग आंसर दोनों दिया रहता है। तो आपको लर्न करना है कि क्या आपको शॉर्ट ट्रिक लर्न कर सकते हो। हर क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में आपको बेसिक से ही करना पड़ता है। पर डेफिनेटली अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर रहे हो, दैट विल रियली हेल्प यू इन दी एनडीए एग्जाम। ऑल्सो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको एक मिस्टेक बुक ज़रूर बना के रखनी है। तो बेसिकली आपकी एक सिर्फ एक बुक रहेगी जिसमें आप जो जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या मॉक टेस्ट में रिपीटेडली, आप वो मिस्टेक्स बुक्स में वो क्वेश्चंस लिखते रहोगे। मिस्टेक बुक को रिवाइज करोगे तो आप वो जो रिपीटेड मिस्टेक्स है वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे और आप वो वापस से रिपीट नहीं करोगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप एक मिस्टेक्स बुक बना रहे हो, और सारे टॉपर की एक मिस्टेक बुक रहती है। बिकॉज रियल पर्सन जो क्वालिफाई करेगा वो नहीं होगा जो बार बार मिस्टेक्स करता है, वो ही होगा जो अपनी मिस्टेक से सीखता है और मिस्टेक वापस नहीं करता है। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि यू डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। एक दो बार मिस्टेक होती है, सबसे होती है, वी ऑल आर ह्यूमंस, बट आपको वो मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। अभी हम बात करते हैं सेकंड, जो हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर, और आप वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है ये एग्ज़ाम। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं पर उनकी वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जब उससे आप बहुत ही फेमिलियर हो जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। क्योंकि मैं जब एक पेपर देखता हूँ उसके बाद मैं पढ़ना चालू करता हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ कहाँ टॉपिक्स मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे छोड़ते रहने हैं। क्योंकि को देखना पड़ेगा यार कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कौन से एरियाज को टच कर रहा है, और वही चीज़ें आपको थ्योरी बुक से कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि वही आपको आइडिया दिलाएंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि कैसे एक रियल पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपका एग्ज़ाम इस डेट को है तो बेसिकली आपको एक महीना पहले पूरे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं फुल लेंथ। क्योंकि आप जितने मॉक टेस्ट दोगे आप उतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे वो एग्जामिनेशन हॉल से। तो आपको बेसिकली पता रहेगा कि यार मेरे को इतना टाइम बैठना है और मेरे मेंटली मैं इतना ज़्यादा फटीग होने वाला हूँ, तो कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट आप में बचेगा नहीं। ठीक है, तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी इतने लॉन्ग आवर्स बैठने के लिए और इतना फोकस 2-2 घंटे देने के लिए कि आप बैठे हो, आपने रियल पेपर आपके सामने आया है। तो आपको अपने आप को पहले से ही बता देना है कि इस एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं तो
1 से लेके 10 तक बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको जानबूझ के एक सरप्राइज एलिमेंट देगा। आपको थोड़े क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको डरना नहीं है। आपको 100 क्वेश्चंस में से 50, 60, 70 ही तो करने हैं। आपको 100 में 100 तो करने नहीं है। तो आपको वो जो 30 और 40 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, तो वो आपको पता रहनी चाहिए कि आपको कौन-कौन से छोड़ने हैं। ठीक है? ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आपके सामने एक पेपर आया है, तो आपको डरना नहीं है यार। जो-जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आपको उनको छोड़ते चले जाना है और जो-जो आपको आ रहे हैं, वो आपको करते रहना है। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग यही होता है कि आपको अपनी ईगो नहीं लानी है। जब आप रियल एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपकी ईगो एकदम साइड होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने एक लाइन पढ़ी, आपको समझ आ गई ये मैं कर सकता हूँ, कर दो। आपने एक लाइन पढ़ी, आपको लग रहा है 50-50 है, आगे बढ़ जाओ। ये राउंड 2 में आप सॉल्व करोगे। तो बेसिकली 3 राउंड होते हैं। आपके सामने पेपर आया मैथ्स का, आपके पास टाइम है 1 घंटा, तो आप उसको 3 राउंड में सॉल्व करोगे। पहला राउंड होगा ईजी क्वेश्चंस। ईजी क्वेश्चंस में आपको राउंड 1 को देने हैं 30 टू 40 मिनट्स। ठीक है? तो राउंड 1 में आपने पूरा सॉल्व कर लिया है जो भी ईजी क्वेश्चंस थे। राउंड 2 में आपका आएगा मीडियम क्वेश्चंस, आपको उनको देना है 15 टू 20 मिनट्स। और राउंड 3 में आएगा मोस्ट डिफिकल्ट और हार्ड क्वेश्चंस, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको आप दोगे 10 मिनट। तो जब आप ऐसे पेपर को सॉल्व करते हो 3 राउंड में, तभी आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो। एंड मेक श्योर ये जो स्ट्रैटेजी है राउंड 1, 2, 3 की, आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख रहे हो। अगर आप 6-7 बार मॉक टेस्ट में ही अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको समझेगा कि ये कैसे एडवांटेज दे रहा है आपको। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाके सीधा एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगा और मेरे पास पेपर आएगा और मैं इसको 3 राउंड में कर लूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा यार। राउंड 1 कंप्लीट होते होते आपका 90% ऑफ द टाइम जा चुका होगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि 50% ऑफ द टाइम में मैं राउंड 1 के सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आपका कंपटीशन हो रहा है, जितना भी वो स्लॉट बैठा है, तो जो भी वो पूरा स्लॉट बैठा है, वो इजी क्वेश्चंस तो सारे ही करने वाले हैं। तो आपको वो जो पहला राउंड है, उसमें ही आपको वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। सेकेंड राउंड में बाजी जो भी मारता है, वो ही डिसाइड करता है कि कौन पेपर क्लियर करेगा। राउंड 2 अच्छे से करा तो ही आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बिकॉज राउंड 1 तो सारे करेंगे इजी क्वेश्चन। राउंड 2 जो मीडियम क्वेश्चंस होगा, वो जितने लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो एग्जाम को क्लियर करते हैं। और टॉपर्स राउंड 3 तक पहुंचते हैं, जिसमें वो हार्ड क्वेश्चंस में भी 2-3 क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है और वो टॉप एआईआर्स में आ जाते हैं। तो अगर आपका एम है एक टॉप एआईआर लाना, तो आपको वो राउंड 3 तक भी पहुंचना पड़ेगा और राउंड 3 में आपको थोड़े क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। जब आपके मैथ्स का पेपर आया है और आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको माइंड में ये सोचना चाहिए, यार अभी तो पूरा पेपर बाकी है और मेरे को तो 30 क्वेश्चंस छोड़ने ही हैं। तो ये वो छोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं, तो छोड़ के आगे बढ़ते रहो, छोड़ के आगे बढ़ते रहो। आपको स्टिक नहीं रहना यार, आपको रुकना नहीं है। आपके माइंड में थोड़ा भी एंजाइटी या पैनिक नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आया नहीं। इट्स ओके यार, सारे क्वेश्चंस का वेटेज एक ही मार्क है। ठीक है, सबका। आई होप आपको मॉक टेस्ट और जो रियल अटेम्प्ट देना है, उसके बीच का डिफरेंस पता होगा। मॉक टेस्ट में आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है, कौन सा आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। मॉक टेस्ट में बेसिकली आपको अपना 100% देना है, पर आपको सीखना भी है, आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हो। बट रियल अटेम्प्ट में आपको वो 3 राउंड में ही सॉल्व करना है और आपको मैक्सिमम आउटपुट लाना है। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी आप में जीरो होनी चाहिए। आई नो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मेंट टू बी कॉम्पिटिटिव, बट आपको उधर आराम से सॉल्व करना है और वो जो कामनेस है वो आपको मॉक टेस्ट ही देगा। वो जो कॉन्फिडेंस है आपको मॉक टेस्ट ही आपको देगा। दैट इज़ वाई जब आपका एक रियल फुटबॉल मैच होता है, उससे पहले आप बहुत सारे प्रैक्टिस मैचेस करते हो, आप बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस करते हो, ताकि वो जो रियल अटेम्प्ट आपका आएगा, वहाँ पे आपको एकदम नॉर्मल रूटीन जैसा लगे। तो मेक श्योर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो इन ऑर्डर टू गिव योर एग्जाम लाइक अ वेरी रूटीन। आप एक रूटीन वाला काम करने आए हो, बस एक रियल एग्जाम है। तो आपके अंदर अगर ये माइंडसेट रहेगा, तो आप बहुत ही ईजिली कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और विदाउट डरे आप आराम से पेपर दे सकते हो। बिकॉज मेक श्योर कि जब आप रियल अटेम्प्ट कर रहे हो, वहाँ पे जो बच्चा डर जाता है या पैनिक करता है, उसके जो आते हैं उसको सवाल, वो भी वो गलत कर देता है। तो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट। एंड बिल्कुल पैनिक नहीं होना, एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको जाना है
और आराम से पेपर अटेम्प्ट करना है। नाउ हम अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं कि एनडीए क्यों आपके लिए गोल्डन चांस होता है इन दी एसएसबी इंटरव्यू। बिकॉज यू नीड टू सी दैट एनडीए में एक छोटा बच्चा आ रहा है जो 18 की उम्र का है, ठीक है, 18-19 मैक्सिमम, राइट। सो उसको बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन द इंटरव्यू। उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि यार आप कौन सी जॉब करते हो, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने एनडीए फेल क्यों है, क्योंकि आपका एक ही अटेम्प्ट है जो है एनडीए एग्जाम। तो आपने अभी तक आप सीडीएफ तक पहुंचे ही नहीं हो, तो आप कोई एग्जाम से अभी तक फेल हुए ही नहीं हो। और जिसके ये रहता है कि यार मैं एनडीए क्लियर नहीं कर पाया, तो आप ये तो बोल सकते हो ना कि सर मेरे इतने एनडीए अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए बट मैं ये क्लियर कर लिया। तो आपके पास हमेशा एक अपवर्ड ग्राफ होता है इन दी एनडीए इंटरव्यू। जो एनडीए का इंटरव्यू होता है उसमें आपको पेनलाइज नहीं किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आप गलती से कोई चीज़ें भूल रहे हो तो वो आपको बिल्कुल पेनलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज ये आपका फर्स्ट टाइम है या आप बहुत छोटी। आपको कोई बैकअप ऑप्शन के बारे में नहीं पूछेगा, आप सीधा बोल सकते हो कि आप अपना एक कॉलेज ढूंढ रहे हो, आप ये वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस की। तो आपको कोई बैकअप ऑप्शन नहीं पूछेगा, आपको कोई जॉब के बारे में नहीं पूछेगा, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आप इतने बड़े हो गए हो अभी तक आप क्या कर रहे थे, ठीक है। आपकी जो इनिशियल का टाइम है अगर उसी में आप रिकमेंड हो जाते हो तो वो सबसे बेस्ट शॉट रहता है, बिकॉज यहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो। आपको करियर की टेंशन नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं एसएसबी में सिलेक्ट नहीं हुआ तो यार मेरा करियर में मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज आपको तो कॉलेज जाना है यार। तो आप सिंपल अपने माइंड को ये समझा सकते हो कि यार एनडीए इंटरव्यू में मुझे आराम से रिलैक्स जाना है। इसलिए आपने देखा होगा कि एनडीए में बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड होते हैं, क्योंकि यार उनको डर नहीं है, वो डेस्परेट नहीं है कि मेरे को होना ही होना है। यहाँ पे टेक्निकल एंट्रीज और ग्रेजुएशन एंट्रीज में क्या होता है कि थोड़े स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स थोड़े डेस्परेट हो जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, तो मैं करियर में क्या करूँगा। बट वहीं एक 12th पास या एनडीए कैंडिडेट ये नहीं सोचता है, वो टेंशन फ्री रहता है कि यार अभी कॉलेज लाइफ है, अभी कॉलेज को एंजॉय करूँगा। तो ये एक चीज़ और चीज़ होती है कि आपका सिलेबस सेम रहता है। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एनडी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बेसिकली आपका सिलेबस सेम है फॉर बोथ द एग्जाम्स। वेयर एज जब आप टेक्निकल एंट्रीज या सीडीएस एंट्री की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे आप से पूरा पीछे जाके 9th और 10th का पढ़ना पड़ता है, जो कि बिल्कुल रिलेटेड नहीं है आपके करियर से, ठीक है। करियर में ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इन द इंटरव्यू। कॉर्पोरेट का इंटरव्यू में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी के बारे में बताओ, पॉलिटी के बारे में बताओ। तो ये एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। सो देयर यू हैव इट। आपको मैंने पूरा बता दिया एनडीए प्रिपरेशन के बारे में, कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, एंड आपको रियल एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने ये भी आपको बताया कि क्यों एनडीए एसएसबी को बेस्ट एसएसबी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होती है आपके करियर की या आपके जॉब की। सो मेक श्योर कि आप अपने एनडीए के जो ईयर्स हैं वो अच्छे से यूटिलाइज करें, आप अपना एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें और अच्छे से एसएसबी को प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज यहाँ पे आपको प्योर नेचुरल पर्सनालिटी आपको लेके जानी पड़ती है एसएसबी में, और आपको बहुत ही चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी और आपका रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन दी एनडीए अटेम्प्ट्स। सो बेसिकली जिनका एनडीए क्लियर होता है और एसएसबी भी क्लियर होता है उनके लिए तो यार परफेक्ट है। जिनका नहीं होता है कोई बात नहीं यार, आपको तो अभी कॉलेज जाना है, तो आपने कुछ लूज नहीं करा है, आप बस एनडीए अटेम्प्ट करने गए थे बिकॉज आपका इंटरेस्ट था। अभी आपका एनडीए अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद सीडीएस अटेम्प्ट दो, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल डरने या डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मौज काटो, आराम से पढ़ाई करो और आराम से अपना अटेम्प्ट दो। अगर हो जाता है परफेक्ट, नहीं होता है गो टू द कॉलेज, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलप करो एंड सीडीएस एंट्री या कोई भी ग्रेजुएशन एंट्री आप दे दो। तो यही है आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल श्योरली गेट दैट टॉपिक वीडियो फॉर श्योर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।